तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर 1 साइंस में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। पर आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में समझना होगा। तो फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्ले है और क्ले को आपने बॉल बना दिया, उसका कोई टॉय बना दिया, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, पर वो आप उसको वापस क्ले में कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो वो है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होते हैं रिवर्सिबल। जैसे आपने क्ले से बॉल बनाई तो बॉल से दोबारा क्ले भी बना सकते हो, तो रिवर्सिबल चेंज है और फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। जैसे कि आपका ट्री का एग्जांपल है, आपने ट्री को कट किया, आप उस ट्री को दोबारा लगा तो नहीं सकते ना, तो वो उसकी केमिकल चेंज हुआ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई। और केमिकल चेंज में हमेशा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और केमिकल चेंजेस हमेशा इरिवर्सिबल होता है। और फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल, जैसे कि आइस है, आइस को आप वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो दोबारा फिर आइस में, तो वो रिवर्सिबल चेंज है और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों सेम होते हैं, तो उनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। अगर आपको कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब पढ़ते हैं इसको आगे चैप्टर एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.1, जिसमें एक बर्नर लिया है और यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन लिया है, इसको टोंग से पकड़ा हुआ है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है, बर्न करने के बाद उसके एशेज जो है उसको कलेक्ट कर लिया गया है एक बाउल में, और वो एशेज मैग्नीशियम के नहीं है, सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड के हैं। तो इसमें आपको क्या पता चलता है कि यहाँ तो सिर्फ मैग्नीशियम था, पर यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, तो मैं बताता हूँ। तो ये जो मैग्नीशियम बर्न हुआ तो इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो दोनों ने रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया तो उसके एशेज कलेक्ट हो गए। अब नीचे पढ़ते हैं एनसीईआरटी की लाइन। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. ये बताया था ना मैंने अभी आपको, वही है। तो ये ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट था, उसके साथ रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम का, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया फॉर्म। नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक बीकर लिया इन्होंने, इसमें जिंक के ग्रैनुअल्स लिए, जिंक ग्रैनुअल्स मतलब सॉलिड फॉर्म में जिंक ली, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया। और जब इन्होंने इसका रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। हाइड्रोजन का सिंबल H2, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। और हाइड्रोजन गैस हमेशा प्रोड्यूस होती है पॉप साउंड के साथ। तो ये एक्टिविटी थी, इससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। अब हम पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हम इनसे पढ़ेंगे कि चेंज स्टेट जब हो रहा होता है तो उससे केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे आप आइस ले लो, आइस को आप वाटर में चेंज कर सकते हो, तो वो चेंज स्टेट होता है। लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, ये सारे होते हैं चेंज स्टेट। अगर आपको चेंज स्टेट दिखे तो इससे पता चल जाएगा आपके केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि जो भी आपको पॉइंट अगर किसी रिएक्शन में दिख रहा है तो उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। चेंज स्टेट तो हमें पता चल गया कैसे होते हैं, गैस टू सॉलिड, आइस टू वाटर, वाटर टू आइस, ये चेंज स्टेट होते हैं। चेंज इन कलर, जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, ऐसे ही कोई दो एसिड लिया हमने और उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद हमें कोई कलर चेंज जब दिखेगा तो उसे हम बोल लेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन भी तब होएगा जब चेंज इन कलर होएगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, अब एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गैस, रिलीज ऑफ गैस। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा था, मतलब ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब जैसे कोई आपने रिएक्शन करवाया और उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, तो उसे बोलेंगे हम चेंज इन टेम्परेचर, और वो होगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज दोनों सेम ही होते हैं। अब हमारा टॉपिक आ गया केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस, तो अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक होती है वर्ड केमिकल इक्वेशन, एक होती है सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। तो अभी हम वर्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो वर्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट होते हैं, एटम्स होते हैं जो इस भी एलिमेंट के, तो उन्हें हम सिंबल की फॉर्म में नहीं लिखते, हम उन्हें वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे कहते हैं वर्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसमें जैसे मैग्नीशियम को वर्ड की फॉर्म में लिखा है, ऑक्सीजन को वर्ड में लिखा है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी वर्ड में लिखा है, तो इसे कहेंगे हम वर्ड केमिकल इक्वेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी केमिकल इक्वेशन होती है उसे हम एरो से दिखाते हैं। अब एरो से दिखाते हैं तो एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और जो हमारे राइट हैंड साइड होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोडक्ट।
जैसे ये दोनों रिएक्टेंट थे, इन दोनों ने रिएक्शन की और फिर प्रोडक्ट बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसे ये थी वर्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें पैराग्राफ में यही बताया कि लेफ्ट हैंड साइड ये होते हैं वो राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आएगी सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम टू सेम, बस उसका ऑपोजिट है सिंबल। सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन में बस हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्ड केमिकल इक्वेशन में हम वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेम था, इसमें भी वही लिखा है। एलएचएस पे जो होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोडक्ट, नहीं एलएचएस पे जो होते हैं हमारे होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और जो आरएचएस पे होते हैं एरो के वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट। इस पैराग्राफ में वही लिखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस पैराग्राफ में क्या है, recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction, that is the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction. तो ये लाइन क्या कह रही है कि हमने क्लास 9 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। ये बोल रहे हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो मास तो दोनों जगह सेम ही होएगा ना, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का दोनों सेम ही होएगा, तो हम उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते ना बना सकते। तो ये बोल रहे हैं कि फिर हमें ऐसी इक्वेशंस को हम बना भी सकते हैं मास को, तो हमें इन्हें बैलेंस करना होगा, तभी ये बैलेंस हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में। बैलेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क्स में आती है 2-3 मार्क्स में, या 2-3 मार्क्स में ही आती है। जैसे कि ये एक ये तो बैलेंस्ड है, ये वाली एक इक्वेशन है, ये तो बैलेंस्ड है। और अनबैलेंस्ड कौन सी है, अनबैलेंस्ड है ये वाली आयरन H2 ये वाली। अब अनबैलेंस्ड कैसे है मैं अभी बताता हूँ। जैसे जो रिएक्टेंट्स है इसमें Fe1 है, 1 Fe है, इधर Fe कितने हैं 3, इधर O कितने हैं 4, इधर O कितने हैं 1, H2 सेम है, H2 सेम है। अब देखो इधर 1 1 है, इधर 3 4 है, तो हो गया ना अनबैलेंस्ड। तो यही होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें देखना है इन्हें बैलेंस कैसे करना है, तो इसके कुछ स्टेप होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप हमें बैलेंस करना है जिस भी एलिमेंट को, उन पूरी इक्वेशन में सारे एलिमेंट्स के सराउंडिंग बॉक्स बनाना है। सेकेंड स्टेप जितने भी एलिमेंट्स हैं एलएचएस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को एक बार कंपेयर करना है, लिखना है। और नेक्स्ट स्टेप है जैसे कि जो भी एटम या एलिमेंट जो भी सबसे पहले आता है, जैसे कि हाइड्रोजन सबसे पहले आता है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। पीरियोडिक टेबल में क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब है ना। तो हमें पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चलना है और फिर हमें जो भी एटम सबसे पहले आए, जैसे H2 इसमें पहले आया हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, आयरन तो बाद में आता है, फिर हमें सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। पर हाइड्रोजन तो बैलेंस है, तो उसके बाद क्या आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब ये देखते हैं नीचे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, H2 इधर थे, H2 इधर थे, तो O इधर 1 था, O इधर 4 थे, तो यहाँ पे 4 लगा दिया ताकि 4 को मल्टीप्लाई करें O से तो 4 हो जाए O, और इधर भी 4 हो गए। पर यहाँ H2 थे तो 2 4 8 होता है, पर यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गए। अब यहाँ पे तो 8 चाहिए, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे इस नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन को 8 करना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 4 ऐड कर दिया, 2 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी बैलेंस, यहाँ पे भी 8 बैलेंस, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब है आयरन की बारी। अब आयरन यहाँ 3 है और यहाँ आयरन 1 है, तो हमें बस यहाँ पे 3 लगाना है और फिर बैलेंस हो जाएंगे। देखो यहाँ 3 लगा दिया और बैलेंस हो गए। और जब हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है तब हम बॉक्स हटा देते हैं और फिर उसको लिख देते हैं ऐसे, तो इसे कहते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ सकता है, तो हमें जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हमें बिल्कुल स्टेप वाइज इसे करना होगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के, और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन्हें प्रैक्टिस कर लेना। तो थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक खत्म होता है, ये केमिकल इक्वेशन था आज का टॉपिक। बाय, थैंक यू वेरी मच। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इससे पहले वाला पार्ट हमने पहले वाली वीडियो में कर लिया कंप्लीट, जिसने नहीं देखी है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहां से जाके देख ले। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो कंपाउंड्स को एक कंपाउंड में कंबाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पे CaO है, क्विकलाइम है, तो इस कंपाउंड को इस कंपाउंड के साथ कंबाइन किया गया है और नया कंपाउंड बना है, तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आगे
इन्होंने लिखा हुआ है एक ये डू यू नो है, इसमें हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। A solution of slaked lime produced by the reaction is used for whitewashing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing, gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is CaCO3. तो इसमें क्या कहा है कि जो हम घर बनाने के लिए घर में वॉल पट्टी यूज करते हैं, जब घर बन जाता है तो उसके बाद वो वाइट कलर की सीमेंट होती है, वॉल पट्टी जिसे बोलते हैं, तो उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि जो एयर में CO2 प्रेजेंट होती है वो उसके साथ रिएक्ट करता है कंबाइन कर होके, और फिर CaCO3 प्रोड्यूस करता है कंबाइन होके। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक शाइनी फिनिश देती है, और H2O भी साथ में प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे और एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। दो ऐसे कंपाउंड जो कंबाइन होके एक नया कंपाउंड बनाए उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये बर्निंग ऑफ कोल का रिएक्शन है, और ये जो साइड में ब्रैकेट में S और G लिखे होते हैं ये इनकी स्टेट होती है। जैसे यहाँ पे S लिखा है तो ये मतलब सॉलिड है, यहाँ G लिखा है तो ये गैस है, यहाँ G लिखा है तो ये गैस है, तो ये इनकी स्टेट होती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। तो ये वाटर का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे H2 लिया है गैस में और O2 ऑक्सीजन लिया है गैस में, तो यहाँ पे फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन जो कि वाटर है। तो यहाँ पे वाटर फॉर्म हुआ लिक्विड फॉर्म में गैस से। और ये और कुछ एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 प्लस CH4 क्या होती है, मीथेन होती है CH4, ये गैस फॉर्म में लिया। और 2O2 मतलब ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, CO2 प्रोड्यूस हुआ है और H2O प्रोड्यूस हुई है हाइड्रोजन गैस। आगे ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है जो बायो में भी है ये फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बस ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा ही है, मतलब जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने कंबाइन किया था, तो इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो कंबाइन हुआ कंपाउंड है उसे हम दो अलग अलग कंपाउंड में डिवाइड करना है। बस ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है फेरस सल्फेट, ये एक पूरा कंपाउंड है, तो हमें इसे हीट दी तभी तो इसकी स्टेट चेंज होगी और फिर हमें इससे डिवाइड कर पाएंगे अदर कंपाउंड्स में। तो हमने इसे हीट दी, तो हीट का सिंबल ट्रायंगल भी होता है, हम इसकी जगह ट्रायंगल लिख सकते हैं, हीट का सिंबल ट्रायंगल भी होता है। तो हमने इस कंपाउंड को हीट दी और इसने प्रोड्यूस किया फेरिक ऑक्साइड और SO2 को। तो ये इसके रिएक्टेंट्स है और ये है इसका प्रोडक्ट। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने इस प्रोडक्ट को डिकम्पोज कर दिया, मतलब इसको हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग कंपाउंड्स में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिवाइड करना है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन करना है। और ये कुछ एग्जांपल है लाइमस्टोन का, लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अभी बताया था। और ये जो भी मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर आता है MCQ फॉर्म में या 1 मार्क में, तो इसे जरूर पढ़ लेना कि कैल्शियम कार्बोनेट शाइनी फिनिश देती है वॉल्स पे लगाने के बाद। तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे थे, तो यहाँ लाइमस्टोन का रिएक्शन दिया हुआ है, लाइमस्टोन है CaCO3, तो इसको हमने हीट दी तो फिर ये किस में टूटा, डिवाइड हुआ CaO में और CO2 में, CaO और CO2 में डिवाइड हुआ। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब नेक्स्ट ये और एग्जांपल्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। लीड नाइट्रेट हीट दी, लीड ऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई।
तो ये एग्जांपल थे कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो है, और इसके लिए आपको सबसे पहले एक टेबल लर्न करनी पड़ेगी जो कि एनसीईआरटी में दी नहीं हुई है। तो अभी मैं आपको टेबल बता देता हूँ, तो उसको सबसे पहले आप नोट कर लो, उसके बाद ये पढ़ेंगे। तो ये टेबल है, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी मैं बताऊंगा इसका क्या फायदा है या क्या यूज है इसमें, पर बस आप जल्दी से नोट कर लीजिए। के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। जो जितना नीचे होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, और जो जितना ऊपर होगा वो सबसे हाईली रिएक्टिव होगा। नोट कर लिया आपने? तो नोट करने के बाद अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट किसकी होती है? तो ये देखते हैं। ये एक रिएक्शन है Fe आयरन प्लस CuSO4, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, और ये आयरन सल्फेट प्रोड्यूस हुआ। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट हुआ और आयरन सल्फेट प्रोड्यूस हुआ। तो अब इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है? अब ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है? तो यहाँ पे Fe था, तो ये यहाँ पे CuSO4 था, Cu था, Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे FeSO4 हो गया। ये देखो FeSO4 हो गया। अब ये Cu साइड में चला गया, क्यों चला गया अब आपको बताता हूँ। हमने टेबल देखी थी, यहाँ पे हमें देखना है कि Cu ज्यादा रिएक्टिव है या Fe। Fe यहाँ पे है और Cu यहाँ पे है, तो इसमें Fe ज्यादा रिएक्टिव है। जो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा, इस टेबल को लर्न करना है, जो भी सबसे ऊपर होगा वो उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ Fe ऊपर था, हाईली रिएक्टिव था कॉपर से, तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे और एग्जांपल है, अब वो देखते हैं। अब ये एग्जांपल है Zn प्लस कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे Zn ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये सारे टेबल में से यही Zn ये रहा, कॉपर उससे नीचे है तो उसे डिस्प्लेस कर देगा। तो ये ZnSO4 हो गया और Cu अलग हो गया। अब ये Pb है, Pb प्लस CuCl2, PbCl2 लीड क्लोराइड। तो इस Pb ने Cu को भी डिस्प्लेस कर दिया। ये नहीं होता कि सिर्फ इधर वाले एलिमेंट डिस्प्लेस होएगा, इधर वाला एलिमेंट भी डिस्प्लेस हो सकता है। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इस एलिमेंट से, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। पर अगर ये लेस रिएक्टिव होगा तो ये इसे भी डिस्प्लेस कर सकता है इसकी जगह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस इसमें टेबल लर्न करनी है, उसके बाद आपको ये बहुत आसान लगेगा। अब ये इसी का सेकंड पार्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? बस डबल डिस्प्लेस होगा। यहाँ पे सिंगल हो रहा था, वन डिस्प्लेस हो रहा था एलिमेंट, एक के साथ एक हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा? दो एक साथ डिस्प्लेस होंगे। डबल का मतलब टू होता है और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस। अब जैसे ये Na2SO4 है और ये BaCl2 है। अब ये Na2 ने किसको डिस्प्लेस किया? Na2 ने Ba को डिस्प्लेस किया, NaCl2 बन गया। NaCl, क्योंकि Cl के साथ तो Ba था, तो Na ने Ba को डिस्प्लेस कर दिया और Na डिस्प्लेस होके BaSO4 हो गया। SO4 के साथ Ba आ गया। तो ये डिस्प्लेस, दोनों दो एलिमेंट एक साथ डिस्प्लेस होते हैं तो डबल होते हैं, तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब सिंपल सा वर्ड है, इससे समझ आ रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की एडिशन, इस वर्ड को हम कोड करते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की एडिशन। तो
ऑक्सीडेशन का मतलब यही है, ऑक्सीजन की एडिशन तो ऑक्सीडेशन। अब इसी का ऑपोजिट है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का ये एग्जांपल है, जैसे ऑक्सीडेशन मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एडिशन। तो यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन प्लस हो रही है, मतलब ऐड हो रही है, हीट दी जा रही है, तो ये कंपाउंड बन गया एक नया CuO। तो इसमें ये O जो है ये ऑक्सीजन ऐड हुई है, इसका मतलब क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होती है। अब यहाँ पे CuO प्लस H2, CO प्लस H2 मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है, उसके साथ हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है। अब पढ़ते हैं ये लाइन क्या लिखे हैं यहाँ पे। If hydrogen gas is passed over this heat material CO, the black coating on the surface turn brown in the reverse reaction takes place and copper is obtained। मतलब ये लाइन कह रही है कि अगर अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो उसे कहेंगे हम रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन कहेंगे। अगर ऑक्सीजन के साथ एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की तो उसे रिडक्शन कहेंगे। पर अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। ये बुक में नहीं है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी ये बुक में नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट आता है ये पेपर में। जैसे H2 है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसमें ऐड हो रहा है ये ऑक्सीजन, यहाँ पे O दिख रहा है ना, ये एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। पर इसकी क्या हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे, तो पर यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे तो इसकी रिडक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऑक्सीजन ऐड ही नहीं है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो खुद को रिडक्शन करवा लेता है और दूसरे की ऑक्सीडेशन। अब से इसका ही ऑपोजिट है बस, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे इसमें ये जो कॉपर है इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगी थी, यहाँ पे होगी थी, ये ऑक्सीडाइज्ड है अभी कॉपर, ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडाइज्ड है। पर यहाँ पे जब ये इधर आया तो इधर आगे ये Cu हो गया, मतलब इसमें से ऑक्सीजन हट गया, तो क्या हुई, रिडक्शन और खुद की ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये समझ आ गया कि हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ऑक्सीडेशन। ये ध्यान में रखना क्योंकि ये बुक में नहीं है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो खुद को ऑक्सीडाइज कर, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देता है, पर खुद हो जाता है रिडक्ट। रिडक्ट मतलब खुद में ऑक्सीजन को लूज कर देता है। और ये रिडक्टिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद की तो ये रिडक्शन करवा लेता है, नहीं खुद की ऑक्सीडेशन करवा लेता है, पर ये दूसरे की रिडक्शन करवा देता है, जैसे यहाँ पे कॉपर का एग्जांपल दिया हुआ। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन जहां पे दोनों ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो, उसे कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन, ये लिखा हुआ, जहां पे दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद ये कह रहे हैं, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो ये कह रहे हैं आपने कभी ऑब्जर्व किया अपनी डे टू डे लाइफ में कि क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं ऑक्सीडेशन के। तो यहाँ पे हमारे दो टॉपिक हैं, पहला है कोरोजन, दूसरा है रेंसिडिटी। तो सबसे पहले कोरोजन क्या होता है। कोरोजन जैसे
आयरन होता है, आयरन मतलब Fe, आयरन है। जैसे आयरन को हम क्या बोलते हैं, जब उसमें जंग लग जाता है तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। वो एक मतलब आयरन के लिए बोलते हैं ना, सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो नहीं बोलते कि रस्टिंग ऑफ गोल्ड, रस्टिंग ऑफ सिल्वर। तो जो भी अदर मेटल्स होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन सिर्फ आयरन के लिए ही है रस्टिंग वर्ड, पर और जो मेटल्स होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं कोरोजन। तो ये सेम ही है, मतलब जैसे जंग लग जाना किसी पे मेटल, किसी भी मेटल पे जंग लग जाना, तो उसे ही क्या कहेंगे, कोरोजन। बस आयरन का अलग होता है, एक्सेप्शन होती है कि उसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, और तो सारा सेम होता है। तो ये क्या हो गया हमारा कोरोजन। कोरोजन हो गया। अब हमारी बात आती है रैंसिडिटी पे। रैंसिडिटी क्या होती है, जैसे एक चिप्स का पैकेट आप लेते हो, चिप्स का पैकेट में बहुत सारी हवा भरी होती है, गैस भरी होती है, और फिर जब आप उसे खोलते हो तो क्या आपको क्या लगता है, इतने थोड़े चिप्स लगते हैं ना। तो वो थोड़े चिप्स क्यों होते हैं, उसमें जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है वो भी बताता हूँ आपको। उसमें गैस होती है नाइट्रोजन। और वो क्यों होती है, ताकि वो जो उसमें चिप्स हैं उन्हें वो प्रिजर्व कर सके, मतलब उन्हें खराब ना होने दे। उनकी अगर वो जो चिप्स है अगर उन्हें ऑक्सीजन मिल गई तो वो उनकी टेस्ट और उनके स्मेल दोनों ही खराब हो जाएंगे और फिर वो रैंसिड फूड कहलाएंगे। मतलब जैसे किसी भी फूड को अगर आप बाहर रख दोगे, मतलब जैसे कि आपने सब्जी बनाई, उसे आपने बाहर रख दिया एक दिन पूरी रात तक, तो आप क्या देखोगे अगले दिन कि आपका फूड बिल्कुल खराब हो चुका है, रैंसिड हो चुका है। इसलिए आप फ्रिज में रखते हो ताकि उसे ऑक्सीजन ना मिले और वो उसकी एजेंट्स जो है, मतलब उसकी जो इनर रेस्पिरेशन है वो काम करना बंद कर दे, ताकि उसमें कोई एक्टिविटी ना हो और फिर वो नेक्स्ट डे के लिए प्रिजर्व रख सके हम। तो यही होती है रैंसिडिटी। और जो फूड ऑक्सीजन जिसको मिल जाता है और फिर उसके टेस्ट में और स्मेल में, दोनों मटेरियल में, सब में डिफेक्ट आ जाता है, नॉट सुटेबल टू ईट हो जाते हैं, जो मतलब खाने लायक नहीं होते, तो वो कहलाते हैं रैंसिड फूड। रैंसिड फूड। तो रैंसिडिटी समझ आया। तो ये आज हमारा चैप्टर खत्म होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बैलेंसिंग पे, इन पे एक वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं व्हाट इज रैंसिडिटी, कोरोजन, और ये आपको टेबल बताई थी मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, इसको जरूर लर्न कर लेना क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी आपको बता दिया मैंने, ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है जहाँ पे दो एक साथ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो और इससे जो पहले वाली वीडियो है वो अगर आपको देखनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे पहले ही मिल जाए और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच।